बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। अमेरिका ईरान जंग खुदा करके जंग बंदी हुई थी, वो दोबारा ख़त्म हो गई और अब दोबारा जंग शुरू हो गई है। पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। दुनिया तो सारी एक सुकून का सांस ले रही थी कि चले खुदा करके एक जंग बंद हुई, तो जंग बंदी के दौरान आयल प्राइसेस जो हैं वो सारी नीचे आ गई, तो उसकी वजह से फिर सारा इन्फ्लेशन, अफरात ज़र से लेकर जो इकनॉमिक सिचुएशन होती है हमारे जैसे मुल्कों की, वो भी ठीक होना शुरू हो गई थी, लेकिन वो फिर दोबारा शुरू हो गई है। अब इसका क्या इलाज है? ये इंसान जो है ये सुकून से नहीं बैठ सकता। ये अजीब सा हाबील काबिल से शुरू होने वाला सफ़र कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये एक दूसरे को क्यों मारते हैं, क्यों जंगें करते हैं, क्यों एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं, ये खुदा जाने। ये फ़लसफ़ा हमारी समझ से तो बालत आ रहा है। बहरहाल इंसान शुरू से ही ऐसा ही है और गार से लेकर आज तक एक दूसरे से लड़ाइयाँ करता आ रहा है और उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हुआ। अल्टीमेटली बैठना पड़ता है, कहीं ना कहीं बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई मुआहदा करना पड़ता है। लेकिन ये मुआहदा अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बड़ा इन्होंने एक जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है। और पहले तो ईरान कह रहा था कि हमने हमारे जो नुकसान हुए हैं तो उसकी वजह से हम यहाँ से कोई ना कोई जजिया लेंगे, यानी कोई ना कोई फ़ीस लगाएंगे जो यहाँ से टैंकर और वेसल्स और ये ऑयल की तरसील होती है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप पहले तो ये कहता था कि जी हमने ये कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, और हमने तो इसको खुलवाना है और ये हो ही नहीं सकता कोई फ़ीस ले और कोई इस तरह की कोई चार्जिंग करे। लेकिन अब कल की बात है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ुद कहना शुरू कर दिया है कि जी ये वाला काम हम खुद भी कर सकते हैं। यानी ये जो भत्ता जो है ये अब अमेरिका ख़ुद सोच रहा है कि मैं वसूल करना शुरू कर दूँ। ये समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल लॉ है किधर। और ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप का आपने सुना होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के मुतालिक उन्होंने कह दिया कि ये जो है ना ये तो हमें पसंद ही नहीं है, ये हमारी जो ख़ुद मुख्तारी है, सोवरेनिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा यानी इंटरफेरेंस है। तो भाई सोवरेनिटी पे इंटरफेरेंस है तो फिर आप पहले सबसे पहले तो आप अपनी सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करें, क्योंकि वो भी तो आपकी सोवरेनिटी पे, आपके फ़ैसलों पे असरअंदाज होती है कि नहीं होती। वहाँ पे छोटे छोटे जो फ़ैसले आप कर रहे होते हैं उस पर भी तो कोई ना कोई असरअंदाज हो रहा होता है। आपने यूनाइटेड नेशन के मेंबर होने के नाते आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। फिर इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशन जो है उसको भी ख़त्म कर दें। तो ये बड़ी अजीब सी मंतक नज़र आई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को ख़त्म कर दें। कल जो है ना कोई और इदारा, लगता ये है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बहरहाल इब्तदा है और ये एक लंबी डिस्कशन है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। हम तो कहना ये चाहते थे कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शुरू होने वाला ईरान अमेरिका की जो वार है वो इतनी लंबी हो गई है और हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया था। अब कतर कह रहा है कि वो भी हमारे साथ था सालसी में, उन्होंने कहा हम तो सालसी नहीं करेंगे क्योंकि उन पर भी मिसाइल दाग दिए गए हैं। तो सिचुएशन रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम एक हमें नज़र आता है, वो ये है कि हमारे जैसे मुल्क जो है जिनकी इकानमी, वैसे तो वर्ल्ड इकानमी मुतासर हुई है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों की इकानमी जो है ना वो बहुत ख़राब हो रही है। और फिर यहाँ पे गुर्बत का दौरा पहले भी है, मज़ीद लोग गरीब हो जाएंगे, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद एक यानी आयल प्राइसेस का जो राइज़ है या उसकी बढ़ोतरी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतना ज़्यादा प्राइसेस हो जाती हैं कि आम आदमी कैसे उसको अफोर्ड कैसे करे। बहरहाल और वो सारी चीज़ों पे असरअंदाज भी हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ इस सारे क्राइसिस में जो उम्मीद की किरण नज़र आती है वो ये है कि हमारी बंदरगाहें जो हैं वो थोड़ी आबाद होनी शुरू हो गई हैं और वहाँ पे जो वेसल्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं। अब वो किस हद तक हम अपनी बंदरगाहें जो है उनको मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और हम अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ा सकते हैं उनको टैकल करने के लिए। लगता ही है कि आने वाले दिनों में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो किस्सा है उसका इनडायरेक्टली शायद जहां हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को एक फ़ायदा भी हो सकता है। वो ब्लू इकानमी के हवाले से और हमारी बंदरगाहों के हवाले से ये एक चीज़ हो सकती है और लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हों। लेकिन ये जो गुर्बत जब बढ़ रही होती है तो फिर यहाँ पे सिचुएशन यानी यहाँ के जो
क्राइम्स हैं या जराइम हैं ये बढ़ जाते हैं और अभी भी बढ़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर क्राइम रिपोर्ट डेली बेसिस पे पाकिस्तान की पढ़ी जाए या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की देखी जाए तो वो बड़ी खौफनाक होती है। इवन इंक्लूडिंग कैपिटल यानी इस्लामाबाद भी उससे महफूज नहीं है। और ये गुर्बत इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, दूसरी भी वजूहात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज इसी पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन साबका और साबका सेक्रेटरी पोर्ट्स एंड शिपिंग मौजूद हैं, नादिर मुमताज़ साहब, वेलकम टू द शो जी। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं आरिफ चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर आइन व कानून है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वेलकम टू द शो जी। और हमें थोड़ी देर में अवामी क़ुव्वत पार्टी के चेयरमैन ख्वाजा खाकान वहीद भी ज्वाइन करेंगे, वो कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जब आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। तो नादिर साहब ये बताइएगा कि ये जो क्राइसिस चल रहा है, इंटरनेशनल क्राइसिस, अब हम तो खुदा करके कोई बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि चलें ये अब जंग बंदी हो गई है, ऑयल प्राइसेस कम हो गई हैं, वो फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं। और लेकिन उसका एक फ़ायदा जो हमें नज़र आता है वो ये है कि हमारी बंदरगाहें शायद ज़्यादा आबाद हो जाएं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 20,000 TEU का वेसल जो है वो कराची पे आया हुआ है। तो इस तरह की हमारी स्पेशली जो बंदरगाह है, हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, गवादर जो है उसके कितने चांसेस हैं कि वो यानी वहाँ पे इतनी बड़ी ट्रैफिक हो जाए तो हमारी इकानमी को भी फ़ायदा होगा, हमारी ट्रेड को भी फ़ायदा होगा, हमारी चीज़ों को भी फ़ायदा होगा, कितना कोई चांस है? जी बेग साहब, एक शॉर्ट सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूँ। ये ईरान USA का कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड है, ये 28 फरवरी इस साल स्टार्ट हुआ। तो ये चलता रहा, फिर पाकिस्तान ने मीडिएशन की और ग्लोबली पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस जो है वो रिकॉग्नाइज हुई। बिल्कुल ठीक। और फिर ये इस्लामाबाद टॉक्स हुए और ये सीज़ फायर हो गया। तकरीबन 3 महीने ये जंग चली। उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद दोबारा ये जंग स्टार्ट होगी। और ईरान इस वक्त बैठा अपनी होम ग्राउंड पे, होम टेरिटरी में। राइट। तो ये पता नहीं कि ये अभी कुछ दिन चलती है कॉन्फ्लिक्ट, या कुछ महीने चलती है, या कुछ साल चलती है। लेकिन ये तो नुकसान हो रहे हैं, जो यानी बम्बार्डमेंट हो रही है, मिसाइल आ रहे हैं, तो ज़ाहिर नुकसान तो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हमारा प्राइम कंसर्न ये होना चाहिए इस वक्त कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इकनॉमिकली वल्नरेबल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर्स की वजह से। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे बंदर अब्बास पे और कुशम पे और वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तबाह होता है तो अल्टीमेटली ये सारी जो ट्रैफिक है, यानी ये जो आयल तेल की तरसील है, ये तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट तो होनी है। लगता ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ ही डाइवर्ट होगी, क्योंकि करीब तरीन हम बैठे हुए हैं। हमारा कंसर्न तो ये है कि पाकिस्तान की हाइड्रोकार्बन रिक्वायरमेंट जो है ऑयल एंड गैस की, 70% क्रूड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैसोलीन, डीजल और LNG ये कतर से आती है। और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं हमारे कतर के साथ, कुवैत के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। तो उधर से ये हमारा हाइड्रोकार्बन आता है। अब ये है कि ईरान से हमको हाइड्रोकार्बन कोई नहीं आता था पास्ट में, और ईरान की अभी चांसेस तो थे। जी, ईरान की जितनी भी ट्रेड है वो बेसिकली ब्लैक या ग्रे फ्लीट पे होती थी, और ये थ्रू UAE के पोर्ट से ही होती थी। ठीक। अब UAE के साथ भी हालात उनके ख़राब हैं। अब UAE के साथ भी हालात उनके, आप ठीक कह रहे हैं, ख़राब है। तो इसी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये सारी जो ट्रैफिक है ये डाइवर्ट होने वाली है टुवर्ड्स पाकिस्तान, गवादर और कराची। और जहाँ मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, कुछ ट्रैफिक ऑलरेडी पिछले 3 महीनों में डाइवर्ट हुई। राइट। जैसे ट्रांसशिपमेंट की ट्रैफिक थी, अब जो शिप्स और कार्गो ऑलरेडी सी पे था, जहाज़ों पे लोडेड था, उसने कहीं ना कहीं तो जाना था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या गल्फ के, पर्शियन गल्फ में एंटर नहीं हो पा रहा था, और उन्होंने फिर आके नियरेस्ट पोर्ट्स पे, कुछ कीनिया पे उतार दिए, कुछ पोर्ट ऑफ कोलंबो पे, और बहुत सारे कंटेनर टू बी ट्रांसशिप्ड उनको उतार दिए पोर्ट्स ऑफ कराची पे। राइट। तो कुछ कराची पोर्ट ट्रस्ट पे उतरे, कुछ पोर्ट कासिम पे, और ग्वादर पे भी एक्टिविटी, ग्वादर पोर्ट पे भी इस साल नज़र आई है। ठीक। तो जनरली इन द पास्ट ग्वादर पोर्ट पे जो नंबर ऑफ शिप्स एनुअल बर्थ करते थे वो 20 to 25 to 28 से ज़्यादा नहीं होते। ठीक। इस बार विद इन 2 months to 3 months तकरीबन 16 शिप्स बर्थ हुए,
उनमें से 12 जो है एक्चुअली अंदर आए हैं और 4 ऑफशोर हुए। और अब न्यूज़ में आया कि वहाँ एक बंकरिंग भी हुई है। ठीक है। और इंटरनेशनल शिपिंग लाइन को पाकिस्तान की एक रिफाइनरी ने फ्यूल भी दिया। जी हाँ, गवादर की खबर आ रही थी। और अभी भी इस वक्त फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी इनिशिएटिव लिया। अप्रैल में एक SRO इशू हुआ जिसने नोटिफाई किए 6 ओवरलैंड बॉर्डर क्रॉसिंग फ्रॉम दी पोर्ट्स टू ताफ्तान एंड गबत जो ईरान से ज्वाइनिंग है, ताकि ईरान के लिए ट्रांजिट ट्रेड टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईरान को ही हो सके। डिले हुआ कि FBI ने तकरीबन 2 महीने बाद कस्टम जनरल ऑर्डर निकाला। ठीक है। और अभी भी उसका मॉड्यूल जो है वीबॉक का या उसको कैसे इलेक्ट्रॉनिकली डिसाइफर करना है वो अभी भी पेंडिंग है। ठीक। तो तकरीबन 3000 प्लस कंटेनर जो ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट के पड़े हुए हैं हमारे पोर्ट्स में। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने जैसे लास्ट ईयर हमने ये जो कंटेनर्स पड़े होते हैं नादिर साहब, ये फिर जाहिर है कोई ना कोई तो आपको किराया कोई ना कोई किसी शक्ल में तो आपको रेवेन्यू तो आ रहा होता है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है, ये ऐसे तो नहीं पड़े होते बगैर किसी चार्जिंग के। अच्छा, ऐसा है कि जो हमारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर कंसेशन एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है। तो TP वर्ल्ड है UAE की, ठीक है, अबू धाबी पोर्ट है, हचिसन पोर्ट्स है हांगकांग की, और चाइनीज एक कंपनी CPOHC ग्वादर पोर्ट में। ये बेसिकली कार्गो और कंटेनर ऑपरेशंस वो हैंडल करते हैं। राइट। और लाइन शेयर वो ले जाते हैं और कुछ माइनर मच लेसर अमाउंट पोर्ट अथॉरिटी को मिलते हैं। जो ट्रांसशिपमेंट के चार्जेस हैं वो सबसे कम होते हैं। पोर्ट पे 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक ट्रांजिट ट्रेड के लिए होता है, एक इंटरलैंड ट्रेड के लिए जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, सही, ट्रांजिट जो दूसरे मुल्कों में जाएगा पाकिस्तान के थ्रू पास, और ट्रांसशिपमेंट हुआ है जो पोर्ट पे ही रहता है या ऑफ डॉक पे कस्टम बॉन्डेड में रहता है, वहीं से निकल जाता है। ठीक है। तो उसके चार्जेस बहुत कम है। अब शुरू में ये होता था कि ट्रांसशिपमेंट में हमारा इकोसिस्टम अच्छा नहीं था और सम टाइम 2 to 3 डेज लग जाते थे जब एक कंटेनर अगर एक रिस्क मैनेजमेंट में चला गया। ठीक है। और UAE के पोर्ट्स में वही 4 to 6 या ओमान के पोर्ट्स में 4 to 6 में वो ड्वेल टाइम जिसको कहते हैं वो क्लियर हो जाता था। सही। अब हुआ ये कि पिछले 2 महीनों में रेलेवेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के ऊपर प्रेशर था, उन्होंने क्लियरिंग टाइम ड्वेल टाइम बहुत रिड्यूस कर दिया। राइट। मगर ये पूरा वक्त तो नहीं डंडा सोटा लेके बैठ सकते हैं उधर, तो इसको सस्टेनेबल करना है। राइट। और पोर्ट्स की मैं एक अहमियत बता दूं, हमारे मई जून में एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज कार्गो एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट है। क्या वजह हुई? पर्टिकुलरली टेक्सटाइल है। ठीक है। वो रूट होता है जबल अली पोर्ट, UAE के पोर्ट के थ्रू, वहाँ से चूंकि वो मुतासर हुई है। जी, हमारी एक पुरानी स्टोरी चल रही है कि हमारी ट्रेड बहुत कम है। पोर्ट 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो मोर देन अ डिकेड हो गया। ठीक है। हमारे एक्सपोर्ट वॉल्यूम स्टैग्नेंट है, वहीं के वहीं खड़े। ठीक है। $18 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, वो कई सालों से तकरीबन उतने पे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि जब आपके एक्सपोर्ट कम होते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, तो जो एक्सटर्नल या फॉरेन शिपिंग लाइंस है वो उनको वाला नहीं खाता है कि आपके पोर्ट्स पे हैं। राइट। और क्योंकि जबल अली बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है। तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ कंटेनर्स हैंडल करते हैं कंपेयर टू हमारे जो 30 लाख हैं। सही सही। तो फिर वो उधर जाते हैं। अब क्योंकि वो उधर डिले हो गया तो उस वजह से हमको ऑल्टरनेटिव मिल नहीं रहा है, फॉरेन शिपिंग लाइंस आ नहीं रहा है इसका, या तो डिफरेंट रूट। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जैसे अभी भी ट्रैफिक बढ़ी है, अभी भी जैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ख़राब हो रहा है या UAE तो सोच रहा है कोई और पोर्ट भी हम अल्टरनेट के तौर पे बना लें, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एक यानी सिल्वर लाइनिंग हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ से कोई इस क्राइसिस के दौर में भी कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो साहब आपके पास आएंगे सर, ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है ये ICC जो है ये हमारी जो सोवरेनिटी है, हमारी जो आज़ादी है, जो खुद मुख्तारी है, उसको ये डिस्टर्ब करती है। हम तो इसको मानते ही नहीं है या इसको ख़त्म करने के चक्कर में। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह हो सकता है कि कोई मुल्क जो है, जो इंटरनेशनल बॉडी है, जो ऑलरेडी तस्लीम शुदा है, उसको डिनाई कर दें, ख़त्म कर दें? मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अमेरिका जो है वो बुनियादी तौर पर जो उसकी साख्त है या जो बना है वो कानून की खिलाफ वर्जी पे बना है। ओके, अमेरिका इटसेल्फ। आप हैरान कौन बात मैं बताऊँ
वो तो एक जमाने में जब इनकी तहरीक चल रही थी तो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के लफ्ज यूज होते थे। आपको एक नई बात बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ, कि रेड इंडियन जो थे जी हाँ, उनके साथ सैकड़ों मुआहदे किए अमेरिका ने, और उन्हें कहा कि आप ये जमीन हमें दे दें, ठीक है, इसके बदले में हम आपको ये फराहम करेंगे, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ लैंड एक्विजिशन में करते हैं कि आप सेक्शन 4 लगा देते हैं, लगाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम एक्वायर कर रहे हैं, प्लाट देंगे, आप हमें ये दे दें, राइट। तो आप हैरान होंगे ये सुनकर कि उनमें से किसी भी मुआहदे को ऑनर नहीं किया गया। अच्छा, वो सारे रेडी डील नहीं तो सब ये हम वैसे ही रोते रहते हैं अपने मुल्क को। ये तो देखे अमेरिकी जो इतने मतलब सुपर पावर बन गए, उनकी तारीख भी कुछ ऐसी ही है। नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक अमेरिका की बात हम इस वक्त कर रहे हैं ना, अपने मुल्क को तो रोने के लिए हमारे पास और भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जो सब उन्होंने वो जो 4000 का कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिकन ने, उसको तो बड़ा मनो अनफॉलो नहीं किया। मैं आपको एक और अर्ज करूं, हाँ, कि जितने भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या दुनिया में कोई भी कानून होता है, वो कुव्वत नाफजा पे इसका इन्हिसार होता है कि किसके पास कुव्वत नाफजा है। आपकी प्रोग्राम में शायद पहले भी मैंने ये कहा था कि वो शेर के साथ गिदड़ के शिकार वाली बात है, तो उसने कहा जनाब इसके हिस्से कर लेते हैं। शेर ने कहा कि जी इसके तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा मेरा इस बात का है कि मैंने शिकार किया है, दूसरा हिस्सा मेरा इस बात का है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, तीसरा पड़ा है जिसकी हिम्मत है वो ले ले, मैं तो नहीं रोक रहा। बात यह है कि अब आप यूनाइटेड नेशन जो है, आज तक कोई रेजोल्यूशन जो था किसी ताकतवर के खिलाफ उस पर अमल दरामद करा सके हैं नहीं। वो P5 जो बने हुए थे वो तो खुद उसको वीटो कर देते हैं। यस, तो मसला ये है कि ये ताकत जो है वो जिसके पास है, और वो ताकत अगर अनब्रिडल्ड हाथों में आ जाए, जिस तरह इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के है, बहुत सारे लोग, तो उसका मंजर ही और बदल जाता है। क्योंकि इससे पहले जिनको हम बहुत अच्छे हुक्मरान कहते हैं अमेरिका के, अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो उनके भी ये सूरत याद रही है कि कबो कैफ इस तरह की ये लाइन में चल रहा है मामला। आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, दुनिया पर ताकत के ज़रिए उनके वसाइल पे कब्जा करना ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। ओके, और आपको हम तो ये समझते रहे कि ये न्यू कॉलोनियल सिस्टम जब आया तो इसमें ये नहीं था, कॉलोनीज खत्म हो गई और एक नया सिस्टम आ गया। आपको याद होगा जेरल्ड फोर्ड ने जब धमकी दी थी, ये बात है 1976 की, राइट। उसने कहा कि हम अगर ताकत का इस्तेमाल हमें करना पड़ा गल्फ में ऑयल की कीमतों के ठहराव के लिए, राइट, तो हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। यानी आप अंदाज़ा करें कहाँ रहा कानून। ऑयल जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है, उसके साथ अगर तो आप सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं या कानून की बात करते हैं, तो जिनकी जो प्रोडक्ट है वो उनके साथ आप निगोशिएट करके बात करेंगे। यहाँ मामला ये है कि सबसे पहले उसे खौफजदा करो, टेरराइज करो, उसे अपनी ताकत दिखाओ, बिल्कुल ठीक, और उसके बाद उससे अपनी मर्जी की शरायत बनवाओ। वरना 180 मुमालिक के अंदर अमेरिका की फोर्सेस बिठाने का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक है, 180 मुमालिक के अंदर अमेरिकी फौज है और उसके तमाम अखराजात यानी वो मुल्क उठा रहे हैं, राइट। और ये हमेशा ये कहा गया कि अगर वो सारे मुल्क वापस कर दें इन्हें, तो अमेरिका की इकोनॉमी तो वैसे ही बैठ जाए। पहले भी 43 ट्रिलियन का खसारा है। तो फिर क्या समझे ये मतलब ये जो इंसाफ और अदल और चीज़ें थी, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानता अमेरिका जैसा मुल्क, तो इसका मतलब ये है कि ये हम भूल जाएं फिर दुनिया में ये क्या? नहीं, ये देखें, बिल्कुल मैं आपको अर्ज करूं कि दुनिया जिस तरफ जा रही है ना, ये चीज़ें बदल रही हैं। एक वक्त था जब ये सारी दुनिया ने महसूस किया कि अब हम जंग पर्ल हार्बर से शुरू हुआ मामला, ठीक, और उन्होंने कहा कि भाई ये नागासाकी और हिरोशिमा में जो कुछ हो गया ये बहुत खौफनाक है, तो हम इस इंसानियत को इस तरह मरने से, तबाह होने से बचाएं। तो उसके बाद आपने यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत को महसूस किया, यूनाइटेड नेशंस वजूद में आई और कुछ इफादियत भी थी। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता था, जब वो कोई बात करता था तो इट मेंट ए लॉट। लेकिन अभी नहीं लग रहा, वो वक्त के साथ साथ खत्म होती गई है। अब मैं आपको अर्ज करूं, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्की कानून को कुछ नहीं समझता। आप देखें ना, लेकिन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने वो अंडू नहीं कर दिया जो बर्थ राइट था, वो इसने कहा था कि नहीं, ये सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। कर रहा है, हाँ,
इसी तरह देखें आपके अपने मुल्क में कानून को जो समझा जा रहा है या कानून की जिस तरह धज्जियां बिखेरी जाती हैं, आप खुद अंदाजा कर लें कि ताकतवर जो है वो ताकतवर है और बाकी सारी बातें आपके वो आप सही फरमा रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, फिर हम डोमेस्टिक लेवल पे मैं डोमेस्टिक लेवल पे नहीं जा रहा, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो है ना हक वो है जफर छीन लिया जाए जो बढ़कर, ये फैले हुए हाथ उठाने के लिए थे। आप ताकतवर जो है वो अपने ताकत से सब कुछ कर गुजरता है, गरीब मिस्कीन जो है जो ताकत जिसके पास नहीं है वो हाथ उठा के सिर्फ दुआ मांगता रहता है। जिस तरह अब तक आप अंदाजा करें गजा में, वो फैज साहब ने कहा था ना, सुन लेते एक सेकंड, गजा में मुसलमान बर्बाद हुए, तबाह हुए, और हमारे यहाँ सिर्फ हम दुआएं करते रहे उनके लिए। पूरी दुनिया के अंदर आप अंदाजा करें, ये जो आज हाथ इतने ताकतवर हो गए हैं अमेरिका के कि वो जहां चाहे हाथ डाल देता है, इसकी क्या वजह है? ये है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर्गे मुफाजात। हम खुद जिम्मेदार हैं कि जब अंदाज़ा करें कि आपने खुद जिन्होंने इस्लाम के नाम पर जिनको सब कुछ मिला हुआ है, जिस मुल्क का नाम लेना गुनाह है कि जी उनका नाम ना लें, वो ऐसे ममालिक जो है उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, इसराइल का साथ दिया, अमेरिका के हाथ मजबूत किए और अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है अमेरिका से मांगा और अमेरिका ने उसके बदले में सब कुछ उनसे ले लिया। बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उनकी खुददारी थी और जो उनकी सॉवरेनिटी थी वो उनसे ले ली। ये वैसे जो सब बड़ा क्राइसिस है, वो मुझे फैज साहब का शेर याद आ रहा था, वो बने हैं खुद ही मुदई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुनसफी चाहें, यानी वो खुद ही करते हैं और खुद ही मुदई है, खुद ही मुनसिफ है। जिस तरह के वो बयान देता है डोनाल्ड ट्रंप जो ऐसा भी कभी हुआ है कि आप सेनेट के मेंबरान के खिलाफ बयान देते हैं? अच्छा, सो मत के कोई बंदा उनसे जब गुफ्तगू करता है, कोई सवाल करता है, तो जो सवाल उसे अच्छा ना लगे उसे फौरी तौर पर वो रिब्यूक करता है कि उसको कभी किसी को कुछ नहीं, वो एक स्टेटमेंट में दो तीन कंट्रोवर्सीज होती हैं। आपके पास आएंगे सेक्रेटरी साहब, ये बताइएगा कि ये जो ब्लू इकानमी है जिस पे आपका माशाल्लाह काम भी है, आपने पोस्टिंग्स भी की हैं और अभी भी कर रहे हैं, मुझे पता है ब्लू इकानमी प्राइवेट लिमिटेड आपने बनाई है, तो ये बताएं कि ये कितना कोई, यानी एक तो बंदरगाहों वाला काम हो गया, ये जो हम तिजारत की बात कर रहे हैं ये बहुत खूबसूरत बात है, और अगर अल्टीमेटली फॉर एनी ऑफ द रीजंस हमें फ़ायदा हो जाता है, जो कि लग रहा है कि होगा हमें फ़ायदा, तो इसके अलावा हमारे पास क्या ब्लू इकानमी में है? वो वही टिपिकल जो मछलियाँ ढूंढ रहे हैं और बेच रहे हैं, और ये वो उसके अलावा भी कुछ है हमारे पास ब्लू इकानमी में? जी, मछलियाँ ठीक है। अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने उस दिन बताया कि $500 मिलियन हमारी एक्सपोर्ट हो गई है $400 मिलियन से। ठीक है, अमाउंट तो बहुत कम है, 100 मिलियन जो है ना बढ़ गया जी, अमाउंट तो बहुत कम है, मगर उस पर बहुत सारे लोगों की लिवलीहुड भी शामिल है। ठीक है, अब जहाँ कोई किसी का नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा होता है। ठीक है, अब बहुत सारे शिप्स जो हैं पर्शियन गल्फ में वो हिट हुए हैं, उनके हल डैमेज हो गए हैं और कुछ ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, बियॉन्ड रिपेयर हो गए, उनको स्क्रैप होना है। ठीक, अब उनको टो करके वहाँ से निकालना पड़ेगा, अपने प्रोपल्शन में वो शायद ना सेल कर सके। ठीक, और जो नियरेस्ट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है वो गडानी पोर्ट में है, तो गडानी पोर्ट जो है अब बाकी शिप ब्रेकिंग गडानी रिसाइकलिंग यार्ड या शिप ब्रेकिंग यार्ड बाकियों के मुकाबले में उसका बहुत कम शिप्स आ रहे हैं, 1 या 2 शिप्स आते हैं महीने में स्क्रैप के लिए। ठीक, अब इतने सारे शिप्स जो आ गए हैं, हमने पिछले 1-1.5 साल पहले हांगकांग कन्वेंशन साइन किया। ठीक है, जो ग्रीन रिसाइकलिंग यार्ड की बात करते हैं, तो वो अब ये है कि उसका मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं हुआ है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करा। बट मौका अच्छा हमारे, मुझे लगता है कि अबाउट 20 to 30 शिप्स और ट्रीटीज जो है ना साइन करने के माहिर है। मुझे याद है एक ज़माने में ना ये जो हम ग्रे लिस्ट में आए हुए थे, इस पे भी वो कहते हैं बगैर सोचे समझे आपने साइन कर दिए थे, और इसी तरीके से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी बड़े हुए हैं, वो अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि हम वो ऑब्लिगेशन जो हम पे वो होती हैं वो नहीं कर सकते। तो ये जो हांगकांग कन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइएगा कि चले गडानी वाला जो है ना एक चलो स्कोप अगर निकल आता है, क्या हमारे पास कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे ये काम करने?
शिप ब्रेकिंग के लिए आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको बेसिक मशीनरी चाहिए, क्योंकि अच्छा। शिप को तोड़ना है। ओके। और वो लोग लेकिन 35 आजकल तो यार्ड मॉडर्न दौर है, बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें और सारी चीजें भी आ- मशीनों की बात नहीं है, वहाँ कंटेमिनेशन का इशू है, ठीक, क्योंकि शिप्स में contamination का। पोल्यूशन होती है, मर्करी होती है, तो वो उनका एक कंसर्न है हाँ। वेस्टर्न नेशंस का। अब लॉ ऑफ द सी भी देख ले, एक यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन ठीक। है, हाँ। और उसमें बहुत सारे कंट्रीज सिग्नेटरीज होती हैं, और सब ने रेटिफाई भी नहीं किया होता है। जब तक रेटिफाई नहीं होते दे आर नॉट बाउंड बाय इट। अब दुनिया में एक पनामा कनाल है और एक सुएज कनाल है, ये ठीक। दोनों मैन मेड कनाल हैं। बिल्कुल ठीक। डिस्टेंस शॉर्टन करते हैं अराउंड द कॉन्टिनेंट, सेलिंग डिस्टेंस। अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मस को भी कोई ये वो कर रहे हैं, अब ये कोई पॉलिटिसाइज हो रही है। ये टोटली एक यूनिलैटरल फैसला हाँ, है ये बड़ा ईरान का। डिफरेंट सा है, ये तो नेचुरल है। और जो डीपर वाटर्स है वो ओमान की तरफ है। हाँ। तो ओमान जो तो है वो ओमान की साइड में वो कहते हैं कि नया कोई रास्ता बनाया जा रहा है जिस पे ईरान भी एतराज कर रहा है। अच्छा, उसका इतना क्योंकि डेप्थ नहीं होता है, हाँ। स्ट्रेट नैरो है, ठीक उसका है। डेप्थ भी कम है, डेप्थ भी बीच में कुछ कॉरिडोर्स हैं जिसमें जैसे रोड्स होती हैं उसमें से जा सकते हैं शिप्स। राइट। अब ओमान नहीं चाहता है कि उसको टोल मिले ना, वो टोल एक्सट्रैक्ट या इम्पोज करना चाह रहा है, ठीक उसका है। काम अच्छा चल रहा है, ठीक। और उसको ज़बरदस्ती इसमें ड्रैग किया जा रहा है सारे मामले में। ठीक है। अब जब टोल लगेगा, अगर लग जाता है तो इसका कॉस्ट ऐड ऑन होएगा। तो गल्फ के जो कंट्रीज हैं दे आर चलिए, ऑयल एक्सपोर्टिंग। आप नादिर साहब बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं टोल का, क्योंकि उससे एक बड़ा सिविलाइज सा कंसेप्ट उभरता है कि शायद प्रोबेबली दैट मे बी ए लीगल वन। लेकिन मेरे ख्याल में ये भत्ता है जो इस वक्त अमेरिका भी कह रहा है मैं भत्ता वसूल कर सकता हूँ, वो भी उसी तरह सोच रहा है जैसे पहले जो डैमेजेस हैं उनको रिकवर करने के लिए ईरान सोच रहा था कोई फ़ी चार्ज करना शुरू कर दूँ। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में पता लगे। चलो साहब, ये बताइएगा कि वो जो हम नेशनल की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल से नेशनल पे आना चाह रहे थे, जो आप भी मिसाल दे रहे थे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इमरान खान साहब के जो अपीलें हैं वो उस पर कह दिया कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएं। अब दोबारा पीटीआई जा रही है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास। तो आपके ख्याल में ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है, या ये है कि ये भी कोई मतलब है वैसे ही हो रहा है जैसे बाकी चीज़ें होती? असल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है नहीं। ठीक। उसकी वजह यह है कि दो तरह के केसेस हैं। ठीक। एक वो है जहां आर्टिकल 184(3) के तहत आपने, यानी जो आर्टिकल नीचे 199 हाई कोर्ट में चलता है, ठीक, तो उसके बारे में अगर कोई फैसला आपने चैलेंज करना तो आर्टिकल 184(3) में करते हैं। सही। अब मामला ये है कि ये बुनियादी तौर पर उनके क्रिमिनल केसेस हैं, हाँ, जिसमें स्टेट तो ज़ाहिर रिस्पॉन्डेंट होती है। क्रिमिनल केसेस में मैजिस्ट्रेट्स ने और नीचे वाली कोर्ट्स ने फैसला किया। अब उनकी अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी, लेकिन मामला चूँकि उनके साथ जिस मसले को हल नहीं करना की पुछते हो ओदा हल, हमने इस मसले को हल नहीं करना। ओके। आप देखें ना, हर मामले में पहली बात तो ये थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये हैंड पिक्ड है। ये यानी एक ऑर्डर के तहत बनी है, यानी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत, और प्राइम मिनिस्टर के एग्जेक्टिव ऑर्डर पे जो कोर्ट होती है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं आई। मैं वो ये अर्ज करता हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये कॉन्सेप्ट तो कहीं था ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो मावराए आइन हो और चीफ एग्जेक्टिव के पास ये इख्तियार हो कि वो अपनी मर्जी का जिसे चाहे वो जज लगा दे। और वो सारे मर्जी के जज जो थे, पहले उन्हें टेस्ट किया गया कि टेस्ट उनके लिए ये था कि क्या करते हैं बाकी मामलात में। जब उन्होंने हर मामले में बिल्कुल वो फैसले किए जो मुक्तदरा चाहती थी और उससे भी आगे चले गए, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज लगा दिया। अब एक बात तयशुदा मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त अदालती निज़ाम है उसके बारे में पूरी दुनिया में किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं रहा कि ये ना सिर्फ कोलैप्स हो चुका है बल्कि अमलन ख़त्म हो चुका है यहाँ। और ये हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। यानी आप देखें कि मौजूदा हालात में आपने ये जो सबसे खौफनाक केस इस वक्त आया, जिसको आप, यानी हम तो यहाँ नहीं बात करने दे रहे, लेकिन पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन तक वो पहुँच गई ख़वातीन जिनके साथ ज़्यादती हुई थी। और जो कॉन्सेप्ट हमारा दुनिया में उभर रहा है और जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्या वो कम है हमारी बेइज्जती के लिए? और पाकिस्तान को आप कौन यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेगा जब लोगों को ये पता होगा कि ये लफ्ज़ रेपिस्ट का यानी आप पे बतौर कौम के आता है,
तो हमने जब तक कानून, ये सारी बातें कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, पाकिस्तान को की इकॉनमी को दुरुस्त करना है, इन्वेस्टमेंट लानी है, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान के अंदर हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया ना लाएं। अगरचे किसी भी हुक्मरान को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया जो है वो अच्छी नहीं लगती वो, लेकिन ये वही होता है कि जिस तरह इंदिरा गांधी को जो नहीं अच्छी लग रही थी इमरजेंसी में, उसी ने इंदिरा गांधी को इक़्तिदार में दोबारा बिठाया और उन जो केसेस उस पर किए गए थे उनका उसमें उसकी मदद की ख़त्म करने में। तो आप जो लोग भूल जाते हैं इक़्तिदार में आके, वो कहते हैं कि हम इसको तय तेग कर दें, हमारे पाँव के नीचे वो अदलिया, पाँव के नीचे अदलिया को लाना कोई बड़ा काम नहीं है। हो गया। मैं आपको बताऊं कि देहात में मेरा एक कज़न है, उसका नाम है सूबा बेग, तो वो मुझसे कहता है कि भाईजान अगर खुदा ना खास्ता मेरा केस हो तो मैं किधर जाऊंगा। मैंने कहा किधर जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे। नहीं, वो जो आप कहते थे पहले कोई ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मैंने कहा हाँ सुप्रीम कोर्ट है। कहता है वो इमरान खान का केस तो वो कहते हैं आईनी अदालत में चलेगा, तो मेरा भी आईनी अदालत में चलेगा। कल का एक आम बंदा भी ये सोच मैं आप करूँ, कल एक केस 16 साल के बाद हम कामयाब में हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट से बंदे बरी हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स दिए वो भी बड़े खौफनाक थे कि इन्होंने इतना ज़्यादती की, पुलिस ने यानी उनके ऊपर नाजायज़ असला डाला, जैकेट्स और ये और वो, और बिल्कुल बेगुनाह लोग थे, और उन्होंने यानी सारी चीज़ें जब सामने आई अदालत के, लेकिन कितना वक्त लगा? 16 साल। तो उस वक्त अदालत जो बरी भी कर रही तो पहले ही काट चुके वो गरीब। हाँ जी, बरी भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कमेंट्स भी कर रहे थे। हाँ जी। और एक और चीज़ फरमाइएगा कि यहाँ पे भुट्टो साहब का केस जो है आपको पता है रिव्यू हुआ, तो उसमें कहा गया कि जी वो सज़ा शायद गलत हुई थी। अभी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने चीज़ संभाल ली है, वो ये है कि नस्ला टावर जो है, हम सबको फील होता था कोई ज़्यादती हुई है लोगों के साथ वहाँ पे, बहरहाल इन्होंने अनडू कर दिया है। अब ये मोनाल का केस आ गया, ये भी अनडू हो गया है। कोई ओनरशिप राइट्स का भी मसला चल रहा है, और वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का आपको पता है। तो आपको क्या लगता है ये सारे केसेस फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किए थे ये सारे अनडू हो जाएंगे? मैं आपको ये बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है। कानूनी बात मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ। पाकिस्तान में सबसे बुरी बात जो हो रही है, वो जो फाइनलिटी ऑफ जजमेंट्स का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। यानी लॉ ये दुनिया पूरी में ये है कि एक टीयर्स चलते हैं, राइट, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके कंक्लूड हो जाता है मामला। उसके बाद उस केस में अगर कोई ऐसी एनी पेटेंट एरर ऑफ लॉ फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ रेकॉर्ड, कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके लिए रिव्यू आपका है। अदरवाइज ये नहीं है कि पूरे का पूरा केस आप उसे रिव्यू ऐसे करें कि जनाब जो पहला फैसला है उसको ख़त्म कर दें, ये साकिब निसार ने किया, और बाकी सब लोग अब तो मामला ये है कि जिनको जो कहा जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जो लोग वहाँ बैठे हैं उनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्हें ज़िंदगी में शायद कभी मौका मिला हो अदालत में पेश होने का, और लेकिन वो वहाँ बैठे हैं। और आप एक और बात आपको बताऊँ, जहाँ ये फैसले, अब 6 महीने पहले एक केस मैंने किया, उसका फैसला हो गया, अलाउ कर दी पिटीशन, 6 महीने गुजर गए, अभी तक फैसला लिखा नहीं गया। हाँ, ये एक और, लेकिन एक और चीज़ बताइएगा, मेरे जहन में ये है कि नस्ला टावर गिरा दिया गया, और इससे पहले आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला रिको देख पे भी किया था, और एक प्राइवेटाइजेशन हो रही थी स्टील मिल्स की, वो हम भुगत रहे हैं। $6 बिलियन का जो है ना रिको देव पे, आपको पता है वहाँ से इंटरनेशनल जो आ गया। अब ये नस्ला टावर गिर गया, अभी ये गिरा दिया गया, मोनाल गिरा दिया गया। ये नुकसानात जो हैं ये किसके सर है? कौन, हु विल पे फॉर दैट? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ कि अगर तो कोई सिविलाइज सोसाइटी हो, हाँ, तो ये डैमेजेस है। हाँ, कि अगर आप किसी शख्स की आज़ादी को सलब करते हैं 16 साल, तो यू हैव टू पे बैक। और आप इसी तरह जो आप किसी की प्रॉपर्टी आपने एक दफ़ा ले ली, हाँ, अब जब मुनाल गिरा है, हाँ, तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी ज़ाया होगी। सही, और उसके बाद आपको मुनाल वाले जो है उसको कंपनसेट कौन करेगा? किसके सर है ये जुर्म? किसके सर है? उसकी वजह ये है कि उसके लिए अगर वो सूट फाइल करेंगे, हाँ, तो वो रहनुमा करते रहे जिक्र जहेज, हाँ, लड़कियां ब्याही गई बर के बगैर, आप चलते रहे करते रहे। बस ये, लेकिन आप मेक श्योर करना है आपने पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है ये एक सिविलाइज सोसाइटी है, जहाँ कोई नोबॉडी इज अबव लॉ,
इसकी आप देखें ना, अमेरिका जो है वो बाकायदा इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है पूरे का पूरा अमेरिका के भाई हम वी डोंट वांट किंग, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। देखते हैं वहाँ पे किंग की तरह ही वैसे ट्रम्प साहब बैठे हैं, हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा खाकान वही साहब ने। वेलकम टू द शो जी, थोड़े लेट हो गए। तो ये हम डिस्कशन बेसिकली कर रहे थे कि ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन है जिसमें ज़ाहिर है अमेरिका ईरान जंग है और ट्रम्प साहब कह रहे हैं वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को ही नहीं मानते, वो उनकी खुद मुख्तारी पे ज़्यादा आती है। तो हम बेसिकली लीगल चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और साथ डिस्कस कर रहे थे हम साबिक सेक्रेटरी हैं हमारे साथ नादिर मुमताज़ साहब कि यहाँ पे हमें इस पूरी जंग में एक चीज़ बेहतर लगी जो उम्मीद है, जिसमें से वो उम्मीद ये है कि बुनियादी तौर पे यहाँ पे ये जो बंदरगाहें हैं ये शायद आबाद हो जाएंगी, जहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो गया, यानी वर्ल्ड ओवर इकानमी मईशत तबाही की तरफ चली गई और आपको पता है सारी जो ग्रोथ है फोरकास्ट वो भी कम हो गई है। लेकिन ये बताइएगा, ये जो दोबारा जंग शुरू हो गई है, पहले थी गुर्बत जहाँ बढ़ रही है और यहाँ पे लोगों की सिचुएशन जो है वो पहले भी ख़राब थी, अब मज़ीद ख़राब हो रही है। तो आप बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी, अवामी कुव्वत पार्टी, अवाम के पास तो कुव्वतें ख़रीद ही नहीं रही, लोग तो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं, क्या ये गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, होना क्या चाहिए? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब। जी जो तो इंटरनेशनल जो इस वक्त कंडीशन चल रही है इकॉनमी की, वो तो बहुत ही बुरी हालत है। अभी मैं अमेरिका गया हुआ था और अमेरिका में उधर तो आप डिफरेंट आप स्टेट्स में जाते हैं, उधर तो उनको पता ही नहीं है कि वॉर हो रही है या नहीं हो रही। ये तो प्रॉब्लम आ रही है हमारे जैसे मुल्कों में। हम साहे भी हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी हैं, हमारी मईशत भी वो है, गुर्बत जो है ना और ज़्यादा बढ़ रही है, लेवीज पे लेवीज लगाई जा रही हैं। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा सिस्टम ही सही नहीं है। हमने जो हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो 85% अवाम के लिए नहीं है, वो सिर्फ 15-20% अवाम है जो एलीट क्लास है उसके लिए है। इसको टोटल इस फिनोमेना को चेंज करना पड़ेगा, हेल्थ को चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन को रिवाइज करने। लेकिन ये डिवाइड जो है ना, ये जो एलीट कैप्चर की आपने खूबसूरत बात की है, बुनियादी तौर पे ये जो गुर्बत बढ़ रही है ना, इस और इस महंगाई के दौर में हो क्या रहा है कि जो मिडिल क्लास थी वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रही है, यानी दो तबकात रह जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। अभी भी वो श्रिंक हो रही है, मिडिल क्लास वो कम हो रही है, तो या अमीर होगा या गरीब होगा। तो इसके लिए रिफॉर्म्स दरकार हैं और रिफॉर्म्स इस तरह की नहीं दरकार हैं कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उसको और टैक्स सर्कल में शामिल करके। अब लेकिन टोटल पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ की आवाम है और 25 करोड़ में से सिर्फ इस वक्त अभी तक जो हमारे स्टैट्स आ रहे हैं वो 45 लाख के आ रहे हैं कि 45 लाख जो टैक्स सर्कल वो भी मजबूरन कर रहे हैं। जब से फाइलर नॉन फाइलर का किस्सा चला है, क्योंकि कोई चीज़ आप खरीदने जाएं वो कहते हैं फाइलर है तो ये 4-5% दे दो, नॉन फाइलर है 15% दे दो, इस चक्कर में वो यानी वो रिटर्न जमा करा देते हैं। एग्जैक्टली। और उसमें से भी 50% जो से हैं वो सैलरी बेस्ड हैं, जिनका एट सोर्स कट जाता है। तो ये इस पूरे निज़ाम को बदलना पड़ेगा। इस एजुकेशन के सिस्टम को, तालीम, अब आप KPK में चले जाएं, आप देखें दुनिया में वॉर तो हो रही है और वो होगी, और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत बुरा हाल है। आपको पता है एजुकेशन पे इन्होंने 117 बिलियन रखा है टोटल, और इसी तरह हेल्थ का बहुत बुरा हाल है, पता नहीं 57 बिलियन की। मकसद ये है कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, तो यहाँ पे तो सिचुएशन ये है कि हम विद इन द साउथ एशिया अपने मुल्क को देखें तो हर इंडेक्स में आप कहीं ना कहीं पीछे फिर रहे हैं। लेकिन बेग साहब अगर आप देखें तो MNAs की सैलरीज आपको कितने % पे बढ़ा दी। वो अभी केपी असम्बली ने क्या किया है, केपी असम्बली ने कहा कि भाड़ में जाए सारी चीज़ें, हमें मराहत चाहिए। और यहाँ पे पंजाब में ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो ब्लू पासपोर्ट की और दूसरों की बात कर रहे हैं, ये जो MPA नहीं रहता, सबका MPA को भी ब्लू पासपोर्ट इशू होता है, यहाँ ऑलरेडी है। प्रोपेगेंडा कहीं पे हो रहा होता है, ठीक है, वो उन्होंने कोई सही नहीं किया होगा, वो रिव्यू भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी मतलब यहाँ नेशनल लेवल से प्रोविंशियल लेवल तक हर बंदा ये हस्ब तौफीक जो है अपना मराहत लेने के लिए सही नहीं है, करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव नॉलेज, दे डोंट हैव स्ट्रेटजीज।
आप मुझे समझ नहीं आती है कि जब हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है जब वो चूज़ कर रही होती है कि हमने इस इंसान को या इस पार्टी को स्ट्रेंथन करना है क्योंकि वो मुल्क के लिए बेहतर होती है, तो फिर ये क्यों नहीं देखते कि वो पार्टी क्या 85% अवाम के लिए फीजिबल है या नहीं। खाकान भाई, मुश्किल दौर में आपने पार्टी बनाई है और आपको मुश्किलात तो बहुत होंगी क्योंकि यहाँ पे तो अजीब व गरीब सिचुएशन है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मैनिफेस्टो 4 चीज़ों पे बेस करता है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे और टेक्निकल एजुकेशन पे। वेरी गुड। तीनों चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड। जी बिल्कुल, वो मैं कर रहा हूँ। मेरी तो 500 बच्ची इवन कश्मीर में ई कॉमर्स की अभी उसके हाफ कोर्स हो गया है और हाफ कोर्स के बाद वो इंशाल्लाह ताला मिनिमम 50,000 से लेके 5 लाख तक कमाना शुरू कर ये देगी। बहुत खूबसूरत, पहले भी आपने बताया था, तो ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। ये तो होने चाहिए। हमारे यंगस्टर जो है 60% ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द कंट्रीज है ना, यहाँ पे तो यंग आबादी बड़ी है और इनको गरीब सारे मायूस फिर रहे हैं। जाहिर है ये IT इज़ वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पे आगे आना चाहिए। आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। आपके पास आते हैं नादिर साहब एक दफ़ा फिर आपके पास। सर ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो आगे जाने का रास्ता है, जैसे IT जो है ना वो एक वन ऑफ द वो है, कौन सी सेक्टर ऑफ इकानमी है जिसमें ज़्यादा काम होना चाहिए जिससे आगे जाके पाकिस्तान बहुत बेहतर हो सकता है? क्या वो जैसे ब्लू इकानमी का कहते हैं, वहाँ 1 बिलियन की टोटल हमारी कंट्रीब्यूशन है, ये 100 बिलियन से 150 बिलियन तक जा सकती है। क्या आप इसको समझते हैं या आप माइंस एंड मिनरल्स को समझते हैं, या ये है कि इकानमी का कौन सा सेक्टर है जिसमें काम ज़्यादा करना चाहिए और जिससे मुल्क जो है ये कर्ज़ों से भी जान छुड़ाए, कोई बेहतर काम करे, कोई यहाँ से गुर्बत का खात्मा हो, जो कि लगता नहीं है? जी, जो सस्टेनेबल और ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, रिजलाइंस है, वो इस चीज़ में है। जैसे हमारी स्टैटिस्टिक्स में कुछ शेयर करता हूँ, हमारे एनुअल रेमिटेंसेस $40 बिलियन पे पहुँच गए। राइट। और जो हमारे एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं IT या डिजिटल की, टेक की, वो है $4 बिलियन। अब जो $40 बिलियन जो कमा रही है मैन्युअल लेबर है ज़्यादातर, जो UAE और सऊदीया में है, और ये 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करते हैं और इनह्यूमन और मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं। अब ये जो $4 बिलियन की एक्सपोर्ट है सर्विसेज की IT और टेक में, डिजिटल में, ये तो बड़े कंफर्ट से काम करें। अब जो हमारी मिनरल्स की बात आपने अच्छी की, हमारे यहाँ शिप लोड जा रहे हैं मिनरल कॉन्सनट्रेट के, ओर्स के। ठीक। तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट रिजर्व्स तो हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, क्रिटिकल के, कॉपर के, टंगस्टन के, लिथियम के। वो कार्बन रिजर्व भी वो कहते हैं कि ये जो हमारी वो ऑफशोर एक्सप्लोरेशंस हो रही थी ऑयल एंड गैस की, वो भी एक चांसेस हैं शायद जी। तो इंस्टेड कि हम इनको या रिफाइन करें और स्मेल्टर लगाएं, हम रॉ और भेज रहे हैं बाहर। ठीक। अब UAE में और बहरीन में स्मेल्टर और रिफाइनिंग प्लांट्स लगे एल्यूमिनियम के, यहाँ से जा रहा है और वहाँ वहाँ रिफाइन हो रहा है। तो ये चीज़ें तो हमको खुद करनी चाहिए। अब जितना आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं, गैलियम की है, लिथियम की, जो बैटरीज जिससे बन रही है, ठीक, वो इधर से जा रही हैं शिप लोड्स और बाहर से प्रोसेस होके हमको वापस आ रही है इन दी फॉर्म ऑफ सोलर पैनल्स, इन दी फॉर्म ऑफ लिथियम बैटरीज, EVs और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है। तो इनको हमको यही करना चाहिए इंस्टेड कि हम 865 बिलियन रुपीस इनकम सपोर्ट में दें, जो उसके लॉ की वायलेशन है, क्योंकि उसमें लॉ में लिखा है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यूज़ होएगा, नॉट फॉर चैरिटी। अगर उसको हम डाइवर्ट करें AI की एजुकेशन के ऊपर, तो हम सस्टेनेबल ग्रोथ और यूथ को फिर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। वो जो खाकान भाई जो है ना यंग पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, वो यही काम कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। क्यों अच्छा साहब, टाइम कम है, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कोई आपको लगता है कि कोई वे फॉरवर्ड है जहाँ पे हम और आप और अवाम जो है ना ये समझें कि हमें अब इंसाफ मिलना शुरू हो गया, अब हम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं? वे फॉरवर्ड यही है कि अवाम को उनका काम सौंप दिया जाए, उनके नुमाइंदों को, जो उनके हकीकी नुमाइंदे हों, और उनके ऊपर फिर सारी आवाम की नज़र हो एहतसाब की। ये तो खाकान भाई ने और देखिए, मैं वो आप कहेंगे कि ये तो नाम हसन आ गया
लेकिन असल मसला ये है खाकान भाई यंग आदमी है और बड़ा काम कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना बॉटम लाइन पे पहुंचते हो तो वो आप पार जलते हैं हर एक के। नहीं ठीक है, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधना जो है ना यही काम है, और मैं घंटी बांध रहा हूँ और मैं बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट का गहरा ताल्लुक इस बात से है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के सुपुर्द किया जाए और उन्हें इंसाफ भी दिया जाए और हुक्मरानी का हक भी उन्हें दिया जाए ताकि वो दुनिया के साथ कम्पीट कर सके। ये तो चौधरी साहब आपने खाकान भाई की बात कर दी। इनकी पार्टी का नाम अवामी कुव्वत पार्टी है। तो अवाम, आप भी कह रहे हैं कि अवाम को मजबूत करें, अवाम को राइट्स दें। क्यों जी खाकान भाई? आखिरी मिनट की बात एक चीज के एग्री करता हूँ और सेकंड चीज पे मैं एडिशन करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के पास आज़ादी है, पाकिस्तान आज़ादी से काम कर रहा है, अदलिया अपना काम खुद करे, वो नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, वो नहीं कर रही। इसी तरीके से पॉलिटिशियंस जो हैं वो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, क्योंकि उनमें एबिलिटी, एक दूसरे को ब्लेम ना करें। नो, उनमें एबिलिटी नहीं है, उनमें अपने अंदर डिलीवर करने की ताकत नहीं है और वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये करने नहीं देता। दैट इज़ रॉन्ग। ये वजह है पाकिस्तान के डिक्लाइन होने की। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज मैं हूं तो मुझे तो आज तक किसी ने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर्स में पिछले 5 सालों से तैयार करके मुल्क से बाहर भेज रहा हूँ, मुझे तो कोई रोकने नहीं आया। मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, हज़ारों डॉक्टर्स बना चुका हूँ, नर्सेज बना चुका हूँ, उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ा के जर्मनी भेज चुका हूँ, मुझे तो कोई रोकने नहीं आया। तो फिर ये जो हुकूमत में बैठे होते हैं वो क्यों कहते हैं कि जी हमें काम नहीं करने देते? दैट इज रॉन्ग। इसलिए कि उनकी अपनी नीयत नहीं होती है, अपने तो मरात बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ा वक्त है। चलें, लेट्स होप अल्लाह ताला आपको कुव्वत दे, आप ये वाला काम जो दूसरे नहीं कर सके आप कर सके। पावर एंड वेटिंग। हाँ, पावर एंड वेटिंग। जी थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा लेट हो गए तो नेक्स्ट टाइम फिर सही। थैंक यू वेरी मच खाकान भाई, आपने बड़ा टाइम दिया। चौधरी साहब एज यूजुअल आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। नादिर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे तो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अमेरिका ईरान जंग है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है, वहाँ से शुरू होने वाला तनाज़ा जो उम्मीद लगा बैठे थे कि अब शायद जंग बंदी हो गई है और उसके बाद जो है ना हमारी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी कम होंगी, यहाँ पे जो रोज़ बरोज़ गुर्बत बढ़ रही है उसका भी कोई शायद मदावा निकल आए, कोई हमारी इकानमी, हमारी मईशत काम करने लगे, वो तनाज़ा दोबारा शुरू हो गया। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग हमें लगी, वो ये है कि हमारी पोर्ट्स जो हैं वो तो वहाँ पे यानी बिज़नेस ज़्यादा हो गया है। तो ये लगता है कि शायद ये सारी डिस्टर्बेंस में जो कि बड़ी अफसोसनाक है, उसमें कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग पाकिस्तान की मईशत के लिए भी है और हमारी बंदरगाहों के हवाले से। और दूसरा हम ये देख रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंसाफ की और अदल की जो पामाली है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, यानी अमेरिका नहीं मानेगा तो फिर नीचे कौन मानेगा। और यहाँ पे हम अपने नेशनल लेवल पे भी देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो हमारी जो एपेक्स कोर्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले अनडू किए हैं। तो उसका नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा, नुकसान कहाँ से, उसकी कंपनसेशन किधर से होनी है, ये एक बड़ा सवाल है। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।